नमस्कार। स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम स्वास्थ्य भारती में आज एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शैली। दोस्तों, पिछले एपिसोड की तरह ही इस एपिसोड में भी हम चर्चा करेंगे एक आम बीमारी आर्थराइटिस अर्थात गठिया की, जो कि जोड़ों की आम समस्या बनती जा रही है। कैसे किया जा सकता है आर्थराइटिस का इलाज? हमारे साथ स्टूडियो में होंगे आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर लावेकर। कुछ योगासन सीखेंगे, एक्यूपंक्चर पर देखेंगे एक रिपोर्ट और अंत में हमारे सेलिब्रिटी बताएंगे कि वो कैसे रहते हैं फिट। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ये मान्यता प्रचलित है कि ये भी दमा की तरह दम के साथ ही जाता है। एक अनुमान के अनुसार आज विश्व भर में लगभग 40% लोग जोड़ों के किसी न किसी रोग से परेशान हैं। ये रोग धीरे धीरे महामारी बनता जा रहा है। आर्थराइटिस कई तरह का होता है। इनमें से एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया। ये मुख्य तौर पर मध्यम वर्ग के लोगों को अपना शिकार बनाता है। इनके रोगी 30 से 50 वर्ष की उम्र के होते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं इस बीमारी से 3 गुना ज्यादा पीड़ित रहती हैं। इस बीमारी के शिकार 90% मरीजों को किसी न किसी तरह की विकलांगता हो जाती है, जबकि 50% लोग पहले की तरह कामकाज नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि 15% लोग अपने रोजमर्रा के कामकाज भी करने में असमर्थ हो जाते हैं। नियमित व्यायाम न करने तथा आहार पर अनियंत्रण से शरीर का वजन बढ़ जाता है, जिससे घुटने के भीतर की कच्ची हड्डी यानी कार्टिलेज पर दबाव पड़ता है। इस दबाव के कारण घुटने की कार्टिलेज घिस जाते हैं या फट जाते हैं। इससे घुटने के ऊपर और नीचे की हड्डी आपस में रगड़ खाने लगती है, जिससे मरीज को भयानक दर्द का सामना करना पड़ता है। आधुनिक समय में व्यायाम से बचने की बढ़ती प्रवृत्ति, अनियमित जीवन शैली, मोटापा, फास्ट फूड एवं डिब्बाबंद भोजन के बढ़ते इस्तेमाल से और शराब तथा धूम्रपान की बढ़ती लत के कारण आर्थराइटिस की समस्या कम उम्र के लोगों में भी बढ़ रही है। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति से 99% मरीजों को बिना सर्जरी के सक्रिय जीवन योग्य बनाया जा सकता है। उचित खान पान और जीवन शैली एवं विशेष व्यायाम तथा योग के द्वारा आर्थराइटिस में विशेष लाभ मिलता है। योगासन से मन को शांति मिलती है और इससे कई रोगों का इलाज भी होता है। आर्थराइटिस में कौन से योगासन लाभकारी हैं? आइए जानते हैं हमारे योग गुरु सुनील सिंह से। नमस्कार। आज देखिए हम आर्थराइटिस रोग में किस तरह योगाभ्यास के द्वारा हम आर्थराइटिस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। इस शैली में सबसे पहले हम आज भुजंगासन के बारे में चर्चा करेंगे। भुजंगासन जैसा नाम, भुजंग माने सर्प। आपने देखा होगा कि सर्प का जीवन जो है, सर्प 100 साल तक जीता है। सबसे बड़ा उसका कारण क्या होता है? सर्प का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है बहुत लचीला होता है। आर्थराइटिस में भी भुजंगासन का अपना बहुत बड़ा उपयोग है और महत्व। सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे। हमारे दोनों हाथ हमारे कंधे के नज़दीक होंगे। हमारे दोनों पैर जुड़े होंगे आपस में। धीरे धीरे हम अपने बॉडी के फ्रंट पोर्शन को धीरे धीरे लिफ्ट करेंगे। इसमें हम ये प्रयास करेंगे और ये ज़रूर देखेंगे कि हमारे दोनों हाथ जो हैं वो पूरे न खुलें। धीरे धीरे हमारा पूरे जो बॉडी का वेट है वो हमारे नेवल या हमारे स्टमक पर रहेगा और हम अपनी गर्दन को पीछे मोड़कर पीछे देखने का प्रयास करेंगे। नए साधकों से मेरी विनती है कि वो जब भी आसन करेंगे, जब वो पीछे देखने का प्रयास करें, धीरे धीरे कोशिश करें, क्योंकि अगर झटके से करेंगे निसंदेह आपको चोट लग सकती है। इस आसन में जब आप पीछे मुड़ते हैं तो 10 से 15 सेकंड तक का रुकने का प्रयास कीजिए। जब आप वापस आते हैं तब बिना जर्क दिए हुए आप धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आने के बाद कुछ क्षण 5 से 10 सेकंड आराम करिए। उसके बाद दोबारा ये आसन करना शुरू करें। इस आसन के लिए सबसे पहली बात जो मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो भी साधक इस आसन का अभ्यास करना चाहेंगे, इस आसन से उन लोगों के जॉइंट्स, हाथ के जॉइंट्स, पैरों के जॉइंट्स,
कलाइयाँ, उंगलियाँ बहुत मजबूत हो जाती हैं। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को, जिन लोगों को उंगलियाँ मोड़ना, पैरों को मोड़ने में तकलीफ होती है, इस आसन के अभ्यास से धीरे धीरे उनको इसमें आराम मिलने लगता है। जो साधक पूर्ण भुजंगासन नहीं कर पाते हैं, वो चाहें तो अर्धभुजंगासन भी कर सकते हैं। अर्धभुजंगासन के लिए पेट के बल आप लेट जाएंगे, आपके दोनों हाथ आपके कमर पर, धीरे धीरे आप सामने अपने आधे स्टमक तक के पोर्शन को उठाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे यथासंभव जितना आप उठ सकते हैं उतना उठेंगे। आपके दोनों हाथ आपके कमर पर रहेंगे और धीरे धीरे आप नीचे आएंगे। जो साधक पूर्ण भुजंगासन नहीं कर पाते, उनके लिए अर्धभुजंगासन बहुत लाभदायक है। इस आसन में पेट के बल लेट जाएं। हाथों को छाती के पास लाकर हथेलियों के बल छाती को धीरे धीरे उठाएं। पैर सीधे और पंजे आपस में मिले होने चाहिए। सिर को उठाते हुए गर्दन को मोड़ें। कुछ देर रोकने के बाद वापस धीरे धीरे पूर्व अवस्था में आ जाएं। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस स्लिप डिस्क में महत्वपूर्ण आसन है। ये रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। आपने देखा भुजंग आसन द्वारा आर्थराइटिस में कैसे लाभ होता है। आइए अब देखते हैं स्वास्थ्य सलाह। प्राचीन काल से ही हल्दी को एक महत्वपूर्ण रोग निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। ये गांठ के रूप में पाई जाती है, जो पाचक तथा पित्त शामक है। हल्दी रक्त की शुद्धि करती है। ये त्वचा की बीमारियों में लाभदायक है। इसका लेप करने से सूजन और दर्द दूर किया जा सकता है। हल्दी को दूध के साथ मिलाकर पीने से शरीर के आंतरिक दर्द को भी दूर करने में मदद मिलती है। इस तरह हल्दी रोगनाशक और दर्द निवारक है। एक्यूपंक्चर आजकल एक प्रसिद्ध चिकित्सा है और आर्थराइटिस जैसे रोग में यह अत्यंत लाभकारी है। इस चिकित्सा में शरीर के केंद्रों को सुचारू रूप दिया जाता है। रोगों से बचने और उनके इलाज की एक प्राचीन चिकित्सा है एक्यूपंक्चर, जो एशिया और अन्य देशों में अपनाई जाती रही है। ये चिकित्सा पद्धति एक्यूप्रेशर से काफी भिन्न है, क्योंकि इसमें दबाव से नहीं बल्कि छोटी छोटी बारीक पिनों को चुभाकर चिकित्सा की जाती है। ये एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, जिसमें शरीर में त्वचा के भीतर कुछ विशेष बिंदुओं पर बारीक पिनों को चुभाया या डाला जाता है। जहां पर इन पिनों को चुभाया जाता है उन्हें एक्यूपॉइंट्स कहते हैं, और हमारे शरीर में इनकी संख्या करीब 400 से 500 के बीच होती है। ये एक्यूपॉइंट्स शरीर के सभी प्रमुख अंगों से जुड़े होते हैं। इस चिकित्सा पद्धति में कुशल डॉक्टर का होना अति आवश्यक होता है। एक्यूपंक्चर जो है वो बिल्कुल प्रिसाइज विधि है, जो एक होनहार डॉक्टर ही करना चाहिए, जिसको कि आप फुल बॉडी की पूरी नॉलेज हो, बिकॉज ये छोटी छोटी नीडल्स होती हैं जो बॉडी के अंदर इंसर्ट करनी होती हैं, और ये नीडल्स बिल्कुल प्रिसाइज पॉइंट्स पे होनी चाहिए। जिस बंदे को नॉलेज है उसी को करना चाहिए। एक्यूपंक्चर से कई बीमारियों जैसे आर्थराइटिस, उच्च रक्तचाप, सिरदर्द और कमर दर्द को आसानी से ठीक किया जा सकता है। ये अल्कोहल की बढ़ती लत से भी छुटकारा दिलाता है। अगर फॉर एग्जांपल आप आर्थराइटिस ही लीजिए, उसका मरीज़ का इलाज किया, जैसे सपोज आप नीक पॉइंट्स का ले लीजिए। कोई हमारे पास पेशेंट आते हैं 60 इयर्स के हैं, वो चल नहीं सकते, उनको बहुत तकलीफ होती है। तो जब वो आते हैं, हम उनको देखभाल करने के बाद उनको ये नीडल ट्रीटमेंट प्लस इसके साथ और भी कुछ चीज़ें होती हैं, मॉक्सिबक्शन कहते हैं, हीट ट्रीटमेंट कहते हैं, इस सब को करते हैं। एंड वेरियस सेशंस में भी अ कोर्स ऑफ 20 सेशंस इज गिवन फर्स्ट। उसके बाद पेशेंट नॉर्मली समटाइम्स 60 to 70% बेटर हो जाते हैं। दैन डिपेंडिंग अपॉन ईच पेशेंट थोड़ा सा और भी देना पड़ता है। एक्यूपंक्चर के फायदों को देखते हुए इस चिकित्सा पद्धति को लोग आज बड़ी संख्या में अपना रहे हैं। आइए अब करते हैं एक और आसन। योगासन से शरीर, मन और प्राण तीनों शुद्ध होते हैं। आइए जानें कि दूसरा आसन धनुरासन। आर्थराइटिस में धनुरासन तो भी बहुत लाभदायक होता है। धनुरासन के करने की विधि मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग पेट के बल लेट जाएंगे, अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, हाथों को पीछे ले जाकर अपने दोनों टखनों को पकड़ेंगे। दोनों टखनों को पकड़ने के बाद अपने पूरे शरीर का जो भार है अपने पेट के बल
पूरे शरीर का भाल, पूरे शरीर को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे दोनों हाथों के प्रयोग से। हमारी गर्दन हम लोग पीछे देखने का प्रयास करेंगे। धनुरासन करते वक्त हम ये जरूर ध्यान रखेंगे कि धनुरासन हमें झटके से नहीं करना है। और जब हम वापस आएंगे धीरे धीरे हमारे दोनों पैरों पहले हाथ छोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पर रखेंगे। धनुरासन कम से कम हमें 10 सेकंड करना चाहिए। नए साधकों को इनिशियली 2 से 3 बार करना चाहिए। धनुरासन करते वक्त हमें एक बात और ध्यान रखनी होगी, जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें झटके से नहीं खींचना है, धीरे धीरे हमें अपने शरीर को पुल करना है। हमारी कमर बिल्कुल हम धनुर के आकार में हमारी कमर बना लेंगे, हमारा पूरा शरीर धनुष जैसा बन जाएगा। धनुरासन के जो लाभ होते हैं, धनुरासन के साइटिका में बहुत ज़्यादा लाभ है, कमर के रोगों में बहुत लाभ है, पेट संबंधित सभी रोगों में धनुरासन रामबाण होता है। जो लोग आर्थराइटिस से पीड़ित हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। बट कुछ लोगों के लिए धनुरासन जो है वर्जित है। जो लोग अल्सर, कोलाइटिस और हार्निया से पीड़ित हैं वो लोग धनुरासन का अभ्यास न करें। एक बात मैं और ये कहना चाहूँगा, जो भी साधक हार्ट ट्रबल, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, वो लोग कोई भी आसन परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले योगाचार्य डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद योगासन करें। एक बात मैं और कहना चाहूँगा धनुरासन के संदर्भ में, धनुरासन जो लोग लगातार करते हैं, जो लोग हमेशा फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज, फॉरवर्ड बेंडिंग काम करते हैं से जगह जगह, अगर वो लोग धनुरासन का प्रयोग, धनुरासन रोज करते हैं, निसंदेह वो लोग आजीवन निरोग रह पाते हैं। धनुरासन में पेट के बल लेट जाएं। पीछे से दोनों पैरों को मोड़कर हाथों से पैरों को पकड़ें। घुटने और पंजे आपस में मिले होने चाहिए। फिर सांस को अंदर लेते हुए सिर, छाती और पैर जमीन से ऊपर उठाएं और फिर धीरे धीरे वापस जमीन पर अपने अंगों को टिका दें। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द और पेट के रोगों में लाभकारी है। यह आसन गुर्दों के रोगों और स्त्री रोगों में लाभकारी है। अभी आपने देखा धनुरासन, जिससे आपको निश्चय ही फायदा मिला होगा। आइए अब लेते हैं स्वास्थ्य सलाह। धनिया मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके फल और पत्तियां खुशबू और स्वाद बढ़ाते हैं। धनिया के पत्तों का रस पीने से दर्द दूर हो जाता है। ताजा पत्ते प्यास बुझाते हैं और मतली उल्टी को रोकते हैं। इन ताजे पत्तों का रस यदि रात्रि में पिया जाए तो नींद आ जाती है। धनिया के बीजों का 3 से 6 ग्राम चूर्ण बनाकर लेने से मस्तिष्क और स्नायुओं को बल मिलता है। साथ ही मुंह के छालों और जख्मों में लाभप्रद है। ये पेशाब की जलन को भी मिटाता है। बुजुर्गों में तो आर्थराइटिस की समस्या अक्सर देखी जाती है, मगर आजकल युवाओं में भी ये समस्या पाई जा रही है। तो आइए आज बातचीत करते हैं आर्थराइटिस पर हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर GS लावेकर से। आइए मिलते हैं इनसे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये बताइए कि आर्थराइटिस आजकल काफ़ी लेडीज़ में देखा गया है, काफ़ी प्रॉब्लम रहती है आर्थराइटिस की। तो ये प्रॉब्लम क्या रहती है, क्यों होती है ये प्रॉब्लम? देखो, आर्थराइटिस एक संधि विकार है। संधि विकार को आर्थराइटिस कहते हैं। संधि विकार के कई प्रकार है। जो हमें देखने में मिलता है वो है एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे आमवात कहते हैं आयुर्वेद में, संधिगत वात जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, और एक दूसरा वातरक्त है जिसे गाउट कहते हैं। अच्छा। ये बीमारी 35 आयु के आगे ज़्यादा दिखाई देती है। इट इज़ ए एजिंग प्रोसेस, वी कैन से इट इज़ ए एजिंग प्रोसेस। इसमें संधि में ड्राइनेस आता है। दूसरा आमवात जो विकार है, यह आमवात विकार थोड़ा सा तीव्र स्वरूप का होता है। आमवात विकार जो है यह एक अपाचित अन्न रस, अनडाइजेस्टेड मैक्रोन्यूट्रिएंट वी कैन से, वो मॉडर्न्स में इसको ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। हमारे शरीर में आम के माने एक विषय है, टॉक्सिन है, और वो टॉक्सिन हृदय द्वारा पूरे शरीर में जाता है और जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वो व्याधि निर्माण करता है। तो संधियों में जब जाता है तो संधि विकार निर्माण करता है, वो आमवात होता है। और तीसरा गाउट है। गाउट यह जो विरुद्धान्नपान है, मद्यपान अधिक है, या कोई यकृत की बीमारी है, वृक्क की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, इसमें इसके कारण ये होता है। मतलब 3 प्रकार के अनेक प्रकार के हैं, उसमें मुख्यतः ये 3 प्रकार है। आर्थराइटिस तो ये लेडीज में ज्यादा पाया जाता है, महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, या महिलाओं पुरुषों दोनों को इकट्ठे हो सकता है, मतलब सेम उम्र के आसपास? हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना, संधिवात,
संधिगत वात, यह स्त्रियों में अधिक पाया जाता है। अच्छा। हाँ, और पर्टिकुलरली मेनोपॉजल जब रजोनिवृत्ति होती है उसके बाद इसका प्रमाण कुछ ज़्यादा है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं इन तीनों के जो आपने आर्थराइटिस बताए हैं? जो संधिगत वात होता है इसमें इनिशियल अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में ऐसे कोई विशेष लक्षण नहीं होते हैं, पर बाद में जो है संधि में वेदना होती है, गति करते समय अधिक वेदना होती है, गति थोड़ी सी सीमित होती है, क्वचित वहाँ पे शोथ सूजन आती है, और चलते समय ऐसा आवाज़ भी आता है कट कट आवाज़ भी आता है। रूमेटॉइड अर्थात आमवात कहते हैं। ये आमवात का परिणाम हृदय पर हो सकता है, फुफ्फुस पर हो सकता है, त्वचा पर हो सकता है। आयुर्वेद में इसका वर्णन है। गंभीर आमवात जो है गंभीर है, आमवात जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसे कहते हैं वो गंभीर है। तो ये बताइए कि आयुर्वेद में किस तरह इसका इलाज हो सकता है? आयुर्वेद में इसका इलाज कई ढंग से बताया है। जिनको वेट के कारण ये संधिगत वात हुआ है उन्होंने अपना वेट कम करना चाहिए, वॉक्स पर जाए। हाँ, वॉक पर जाए और संधि को नियमित व्यायाम दे, जो मूवमेंट्स है, कर्माभ्यास जिसे कहते हैं, फिजियोथेरेपी कहते हैं, तो ऐसे उसको संधि को गति देनी चाहिए। स्थानिक बहुत तरह के जो हैं ऑयल बताए हैं आयुर्वेद में, वो ऑयल का हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं। तो कि तो स्थानिक वेदना होती है, लोकल पेन होता है, तो वो लोकल पेन हल्के हाथ से मसाज करने से या लेप करने से कम होता है। जैसे नारायण तेल है, बला तेल है, महाविषुगर्भ तेल है, इस तेल से अगर मालिश किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होता है। संधिगत वात में है हम ऑर्गेनिक कैल्शियम ले सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसे बहुत से कल्प हैं, बहुत सी योग हैं, औषधि हैं कि जिसमें जैसे प्रवाल पंचामृत है, प्रवाल पिष्टी है, मुक्ता पिष्टी है, गुड़ुची स्वरस है। गुड़ुची एक वनस्पति है, हर देहात में मालूम है देहात के लोगों को। तो उसका स्वरस ले सकते हैं, रस ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, उसका चूर्ण ले सकते हैं, उससे सिद्ध ऐसा घृत ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। देन रासना एक काढ़ा है, रासना क्वाथ, महारासना क्वाथ, दशमूल क्वाथ, तो इससे काफ़ी लाभ होता है। अच्छा, ये तो आपने तेल मालिश की बात कही, मगर कुछ ऐसे खान पान में घर में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि आपके घुटनों का दर्द ना हो, आर्थराइटिस ना हो? अदरक, लहसुन, क्या ये हाँ, ये जो हमारे जितने भी किचन कॉन्डिमेंट्स है, ये दे आर एंटीऑक्सीडेंट, दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। जैसे हल्दी है, इट इज एक्सलेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, इट इज प्रूव्ड। तो वो तो हम लेते हैं, तो वो अच्छे ढंग से लेने चाहिए। लहसुन है, लहसुन भी एंटीऑक्सीडेंट है और एनाल्जेसिक भी है, वो लेना चाहिए। और धनिया है, वो ले सकते हैं, पुदीना है, वो ले सकते हैं। ज़्यादा मसाले की चीज़ नहीं लेनी चाहिए, मगर ये जो है हम लेते हैं वो लेना अच्छा है। चलिए डॉक्टर, आपने इतनी यूज़फुल जानकारी दी, आप यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर लावेकर से हमने जाना आर्थराइटिस के लक्षण और उपचार को। आइए अब चलते हैं योग गुरु सुनील सिंह के पास, जो बताएंगे एक और योगासन। और आइए जानिए आर्थराइटिस में तीसरा आसन, हल आसन। हल आसन किस तरह लाभदायक होता है? हालांकि हल आसन थोड़ा सा डिफिकल्ट आसन है। मैं साधकों से एक बार फिर विनती करूंगा, जब भी जो लोग हल आसन का प्रयास या अभ्यास करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे हल आसन की प्रैक्टिस करेंगे। आइए जाने हल आसन की विधि क्या होती है। हल आसन के लिए सबसे पहले हम लोग पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ रिलैक्स, दोनों पैर रिलैक्स। फिर धीरे 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 हम अपने दोनों पैरों को, दोनों पैर टुगेदर, जॉइंटली टुगेदर होंगे। धीरे धीरे हम अपने पैरों को उठाएंगे और अपने पैरों से अपने पीछे ज़मीन को छूने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, ये अपने आप में एक मुश्किल और कठिन आसन है। इसे जब इसका प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे करिएगा। नए साधकों के लिए एक बात मैं और कहना चाहूँगा, वो पूर्ण अगर हलासन नहीं कर पाते हैं तो वो लोग आधा हलासन कर लें। आधा हलासन से मेरा मतलब है वो लोग अपने दोनों पैरों से ज़मीन छूने का प्रयास ना करें, दोनों हाथ उनके ज़मीन पे रहेंगे और पैर धीरे धीरे दोनों पैर से वो ज़मीन टच करने का प्रयास करें। शुरू में मैं समझता हूँ कि 1-2 महीना लग सकता है, बट धीरे धीरे जब साधक अभ्यस्त हो जाएंगे तो उनके पैर भी ज़मीन पे टच करना शुरू हो जाएंगे। हमारे दोनों पैर पीछे की ओर सीधे रहने चाहिए और जब हम वापस आते हैं, वापस आते वक्त हम धीरे धीरे आएंगे।
हल आसन जैसा नाम, हल से हम खेती करते हैं, बीज बोते हैं, ना जाने कितने लाभ होते हैं। उसी तरह इस हल आसन से भी इतने सारे लाभ हैं जिसके बारे में आपको मैं विस्तार में बताना चाहूँगा। हल आसन के द्वारा हमारे वर्टेब्रा में 33 जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो एक मन का हमारा खुल जाता है। पेट से संबंधित सारे रोग हल आसन के द्वारा दूर होते हैं। चेहरे से संबंधित आई साइट, वीक आई साइट, जिन लोगों के चेहरे पर पिंपल्स होते हैं, धीरे धीरे उनसे वो भी चले जाते हैं हल आसन के द्वारा। और इसमें विशेष बात यह मैं कहना चाहूँगा, हल आसन कुछ लोगों के लिए वर्जित भी होता है। सबसे पहले जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, हाई बीपी हैं, जिनको कमर दर्द की तकलीफ है, स्पॉन्डिलाइटिस है, वो लोग हल आसन ना करें। फिर मैं एक बार ये कहना चाहूँगा, योग प्रशिक्षक के नेतृत्व में योगासन का अभ्यास करें, क्योंकि एक डिफ़िकल्ट आसन है। अगर आप अपने आप इसका अपने घर पर प्रयास करेंगे, निसंदेह आप चोटग्रस्त हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप योगाभ्यास का अभ्यास करें। धन्यवाद। इसमें पीठ के बल लेट जाएं और फिर धीरे धीरे पैरों को उठाएं। दोनों पैरों को सिर के पीछे जमीन पर टिका दें। हाथों को जमीन पर ही रखें। कुछ देर रोकने के बाद वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। यह आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। ये थायराइड ग्रंथि को चुस्त कर मोटापा, बौनापन और दुर्बलता को दूर करता है। इस आसन से गैस, कब्ज, हृदय रोग और डायबिटीज जैसे रोग दूर होते हैं। आर्थराइटिस में मसाज की भी अहम भूमिका होती है। पथरापिंड मसाज द्वारा इस रोग का सफल उपचार संभव है। आइए जानते हैं इसी विधि को। आयुर्वेद में मसाज सबसे प्राचीन और सरल इलाज है। इसमें शरीर के अंगों को दबाकर, खींचकर और मालिश कर रोगी को स्वस्थ किया जाता है। इसमें शरीर पर औषधि युक्त तेल की मालिश की जाती है, जो एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है। फिर अलग अलग बीमारियों के हिसाब से एक पोटली में औषधि भर उसे गर्म कर मालिश की जाती है। सबसे ज़्यादा मसाज का काम जो है हमारे यहाँ, जैसे पक्षाघात है, पोलियो के अंदर है, पैरालिसिस के अंदर है, जॉइंट पेन्स के अंदर है, मस्कुलर वीकनेस है, इन कंडीशन के अंदर हम जो है मसाज देते हैं। मसाज ज्यादातर उन बीमारियों में दी जाती है जिनमें मांसपेशी, हड्डी या फिर रक्त संचार धीमा पड़ जाता है। मसाज से शरीर के विकार बाहर निकल आते हैं और रोगी को आराम मिलता है। औषधि युक्त तेल मांसपेशी के भीतरी भाग में मालिश से पहुंच जाता है और कई बीमारियों जैसे आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, स्पॉन्डिलाइटिस से निजात दिलाता है। पोलियो जैसी घातक बीमारी को प्रारंभिक अवस्था में मसाज करने पर ठीक किया जा सकता है। ये चिकित्सा पद्धति वर्षों पूर्व से लेकर आज भी अपनी महत्ता बनाए हुए है और आजकल लोगों द्वारा खासतौर पर सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है। दोस्तों, बारी है ये जानने की हमारे सेलिब्रिटी कैसे रहते हैं फिट। ध्यान योग प्राणायाम से कैसे उठाते हैं वो लाभ। हिंदुस्तान में पॉप गायकी की एक मिसाल बन चुकी पार्श्व गायिका उषा उत्तुप किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो अकेली ऐसी गायिका हैं जो 13 भाषाओं में गाती रही हैं और जिनकी कई एल्बम्स सिर्फ अंग्रेजी में हैं। रंबा हो, काली तेरी गुत, शान से जैसे कई गीत आज भी लोगों की जुबान पर। रंबा हो, संबा हो, रंबा हो, संबा हो। आवाज के साथ साथ उषा उत्तुप की पर्सनैलिटी भी काफी प्रसिद्ध रही है। लाइव कॉन्सर्ट्स में छा जाने वाली उषा उत्तुप आज भी भारतीय परिधान साड़ी में ही नजर आती है। बड़ी सी बिंदी, गले में हार, बालों में गजरा उनकी पहचान है। ये सब उनकी खुश मिजाजी का सबूत है और इसके लिए वो अपने को रखती हैं स्वस्थ। आइए जानते हैं क्या सोचती हैं उषा उत्तुप
भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रकृति, योग, ध्यान और प्राणायाम के बारे में। Everybody, come on. The importance of meditation is really amazing. वैसे तो योगा करने के लिए you need a lot of time और इच्छा तो है. I wish that I could spend more time doing all the exercises that is good for my knees. अगर मैं पहले से if I had known about it, I would have been much better health now. अभी भी भगवान की दया से and yoga which is helping me, I'm fine and fighting fit. मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं करती हूँ, it has really helped my music. It's really helped my music क्योंकि मैंने कुछ गाने यानी professionally I have never learned music, but because of the breathing exercise which I have learned through my yoga teacher, it's amazing. Really यानी बहुत गला खुल जाता है. Because of my breathing exercise, I'm able to hold the notes much better. So it has really helped me. And of course, the most important thing is meditation. उचित खान पान, नियमित दिनचर्या, थोड़ा व्यायाम, इनको अगर आप अपने जीवन में शामिल करेंगे तो आप रह सकते हैं हमेशा तंदुरुस्त और स्वस्थ। अब शैली लेती है आपसे विदा। रहिए फिट।